तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वेलो स्टार नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 81 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग लूटते पे लूटते गया होता है। लू फेंग ने लगभग 15 बार उन सबको लूट लिया होता है, जो कि एक सीरियस बात होती है क्योंकि लू फेंग ने एक बार भी नहीं छोड़ा होता है। जितनी बार वो फ्रूट सिरप होते हैं, लू फेंग चला जाता है। और उन सबकी औकात ही क्या थी लू फेंग के सामने खड़े होने की, वो सब कुछ कर भी नहीं पाते। यहाँ पे वो सीधे सीधे लू फेंग को दे देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि लू फेंग से फाइट करना मतलब अपनी मौत को दावा देना। और यहाँ पे उन सब की जितनी भी वजह से उन सब से भी हाथ गंवाना। अब यही न्यूज़ चली जाती है हायर अप्स के पास। उन सबको इन सब चीज़ के बारे में पता चल जाता है और सभी कहते हैं कि हमें इसके बारे में रिपोर्ट करना ही होगा। और सभी अपने गॉड किंग मोनार्च के पास रिपोर्ट करने के लिए गए हुए होते हैं ताकि वो ये बता सके। और अब फिर हमें सीन चेंजर एक मैजेस्टिक हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोनार्च होते हैं और उन्हें भी इस बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। वहाँ पे एक थंडर एक गार्ड आया होता है जो कि सारी चीज़ें उसको बता देता है लू फेंग के बारे में कि देखो ऐसी ऐसी बातें। और हम यहाँ पे थंडर लिनिस के बारे में बताया जाता है कि देखो थंडर नाम ही है तो उनके पास थंडर्स की पावर्स तो होगी ही, ऐसा मैं एजम्पशन कर रहा हूँ। यहाँ पे वो सभी हुआनमू ब्लड लाइन कल्टिवेशन करते थे जो कि उनके लिए काफ़ी ज़रूरत थी। और लू फेंग ने उनके एक इम्पॉर्टेंट से चीज़ को ही लूट लिया होता है। लू फेंग के पास जो अपर हैंड होती है उससे तो लू फेंग वहाँ के हर एक ट्रेल्स को ही लूट सकता था। फिर दिखाया जाता है कि उन्हें भी इन चीज़ के बारे में पता चल जाता है। वो बताया जाता है कि यहाँ पे 3 हाफ इंसेंट मोनार्सेबल पावर हाउस भी मौजूद हैं। और यहाँ पे ऐसे ही दिखाया जाता है कि उन्हें पता चल जाता है कि लू फेंग ने 15 टाइम कंजिक्यूटिव हेवनली ट्रेजर्स को मैच्योर होने के बाद ही सीज कर लिया था। और वहाँ पे ये खबर सुनते ही एक बंदे को दिखाया जाता है, ब्लडी फिगर को, जो कि बहुत ही गुस्से में आता है। कहता है कि 5-6 बार तो ठीक था, लेकिन उस बंदे ने 15 दफ़ा, 5-6 बार तो कोइंसिडेंस माना सकता है, लेकिन उसने 15 टाइम बिना किसी एक भी बार छोड़े उसने लूटा है। ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है। उन्हें पता चल जाता है कि लू फेंग ये पर्पस से कर रहा है। क्या था कि अगर ये कंटिन्यू हुआ तो लू फेंग वहाँ पे तो 100 टाइम या फिर 1000 एपिक्स टाइम तक उसे लूटता रहेगा। जब तक उसकी पावर है वो यहाँ पे करता रहेगा। वो कहता है कि हमें कैसे भी करके, हम मेरे ओपिनियन में से कैसे भी करके उनके सारे अवतार्स को एलिमिनेट कर देना चाहिए ताकि फिर हमें टाइम मिले तो उसके ओरिजिनल बॉडी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे वो सब बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे होते, लेकिन उन सबको भी अच्छे से पता होती है कि लू फेंग किस खेत की मूली है। और यहाँ पे वो कहता है कि ये बात सुनकर दूसरा बंदा कहता है कि क्या तुम उसे मारने की बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हें याद रहना चाहिए कि उसके पास रीइंकार्नेट करने की भी चांस है। वो फिर से अगर रीइंकार्नेट किया तो गॉड किंग बन सकता है। और अगर वो फिर से रीइंकार्नेट कर गया तो याद रखो वो अपना गॉड किंग बनने के बाद हमसे बदला लेने के लिए ज़रूर आएगा। और वो इस सब के बारे में भी उससे बोल रहा होता है। अब देखो क्लियरली यहाँ पे डिस्कस करने लगते हैं कि क्या करना चाहिए। और उसी के साथ हमें एक वुमेन को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही एलिगेंट होती है। और वो उससे पूछता है कि क्या हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। तो वो वुमेन भी बहुत ही काल्म माइंड में कहती है, अब देखो यहाँ पे सबके अपने अपने अवतार्स मौजूद होते हैं, रियल बॉडी नहीं, क्योंकि रियल बॉडी तो कल्टिवेशन में लीन हुई होती है। यहाँ पे वो सब कहते हैं कि क्या हमें चू कैपिटल में जाके इसके बारे में बात करनी चाहिए, क्या हम चू कैपिटल में ही जाके उसके काउंटलेस अवतार को मार सके। भले ही वो यहाँ पे फर्स्ट लेवल ऑफ गॉड किंग रियलम की स्ट्रेंथ को लगता है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे चू कैपिटल्स में ही जाके उसको मारेंगे तो तुम्हें क्या लगता है कि यान फेंग के एंसेस्टर उसे ऐसे ही जाने देंगे? क्या एम्परर चू ऐसे ही करने देंगे? क्या वो ऐसे ही देखते रहेंगे कि उसके डिस्पल पे अटैक हुआ है और वो हम पे अटैक नहीं करेंगे? हम उन्हें भले ही मारने में कामयाब हो पाए, लेकिन तुम्हें पता है ना एम्परर चू की पावर के बारे में, अगर उन्हें गुस्सा है तो हम सबका क्या हश्र होगा। तो ये सुनकर वो सभी चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये क्या ही हो सकता है, उन सबका हाल क्या ही बुरा होगा। वो सब ये भी नहीं भूलते हैं कि लू फेंग रीइंकार्नेट भी हो सकता है। और यहाँ पे ये भी पता था कि अगर लू फेंग रीइंकार्नेट भी ना हुआ, अगर उसे अभी मारा भी ना गया, तो अभी लू फेंग आगे चल के गॉड किंग बनेगा और उसकी जो पावर होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ तक कि उन सब से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिसके कारण वो सभी सोचने लगते हैं, उन सबके पास रास्ता ही नहीं दिखता। उन्हें लगता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उन्हें लू फेंग को मार देना चाहिए
या फिर ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। और ये सब डिस्कशन करने लगते हैं कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो लू फेंग को तो ऐसे ही वहाँ पे 2 एंशिएंट किंगडम्स के बॉर्डर पर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो लू फेंग बड़ी आसानी से साइड ट्रेजर्स को लूट सकता है और एक मोनोपोली जैसा हो जाएगा जहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा काफ़ी रहेगा हर एक बंदे के लिए। वो इन सब चीज़ों के बारे में बात करने लगते हैं कि हमें कैसे भी करके लू फेंग को रोकना होगा। यहाँ पे रोकने का एक ही तरीका था कि या फिर लू फेंग गॉड किंग बन जाए, क्योंकि गॉड किंग बनने के बाद लू फेंग वहाँ पे जाकर इंटरफेयर नहीं कर सकता है, सिर्फ केओस रियल्म के बंदे के लिए ही जगह होती है। या फिर उन सब के पास कोई और रास्ता कि लू फेंग को ऐसा चीज़ ऑफर करे कि लू फेंग उसे मना भी ना कर सके, वहाँ पे वो थंडर एंशिएंट किंगडम्स के बॉर्डर्स के पास जाके लूटपाट भी न मचाए। और वो सब इन्हीं सब के बारे में सोचने लगते हैं। और यहाँ पे वो कहता है कि वो कॉन्स्टेंटली हमारे हेवनली ट्रेजर्स को सीज कर रहा है, जिसके काम उन सबको तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कहते हैं कि हमें इसे बात से निपटाना चाहिए। जिसके बाद वो उसकी तरफ देखने लगता है, वो सोचने लगते कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए। अब देखो सबकी कल्टिवेशन के बारे में बताया जाता है, समझ लो तो सब कोई सेकेंड लेवल गॉड किंग पे आ चुके होते हैं। अब देखो गॉड किंग का असल मसला क्या होता है, यहाँ पे लेवल्स में तब्दील होते हैं, लेकिन जैसे जैसे जो लेवल्स बढ़ते जाते हैं उनकी जो बीच की डिफरेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब लेवल 1 लेवल 2 से बहुत ही कमज़ोर होते हैं, लेवल 2 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं लेवल 1 के मुकाबले। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो सब इन सब चीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। वहाँ पे वो अपने एक सब ऑर्डिनेट को भेजने की कोशिश करते हैं, जिनका नाम गॉड किंग जिन होता है, जो कि उनका एक एक्सटर्नल असिस्टेंस के जैसे होता है। और वो भी फर्स्ट टायर ऑफ गॉड किंग के रियलम के अंदर आते हैं। वो अपने रियलम के अंदर इनविंसिबल माने जाते हैं, जिनकी पावर थंडर किंगडम ने डिटरमाइन की होती है। अब यहाँ गॉड किंग जिन बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और वहाँ पे क्लियर हेडेड होते हैं, मतलब उन पे उतना गुस्सा का भूत नहीं सवार होता है, मतलब शांत स्वभाव की इंसान होते हैं। वो इन्हीं का भी यूज़ करने वाले थे ताकि वो लू फेंग को मना सके, और वो इस मैटर को उन्हीं को छोड़ते हैं। गॉड किंग जिन भी कहते ठीक है मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा, जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि वो लू फेंग को सारी चीज़ें बताने के लिए निकल जाता है, वो उसे मनाने के लिए भी निकल चुका होता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर फेंग एंशिएंट किंगडम के आउटसाइड सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तभी एक बहुत ही थिन रॉब में एक बंदा अपीयर हो जाता है। वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो उसी तरफ जाता है जहाँ पे लू फेंग मौजूद होता है, और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, और आगे की तरफ बढ़ते हुए वो सीधे सिटी गेट के पास आ जाता है, और वो सीधे लू फेंग के केव ड्वेलिंग के पास आ जाता है। वो लू फेंग के दरवाजे को नॉक करता है, और लू फेंग इसको देखकर उस दरवाजे को ओपन करता है। जैसे ही ओपन होता है लू फेंग उसको देखता है और ऐसे ही पहचान जाता है कि ये कोई और नहीं, ये तो गॉड किंग जिन है। लू फेंग भी उसको पहचान जाता है, वो भी उसको पहचान जाता है, और यहाँ पे उसको अंदर लाता है। अब यहाँ पे लू फेंग को भी पता था कि गॉड किंग जिन कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। वो अपने फर्स्ट रियलम ऑफ गॉड किंग के स्टेज में इनविंसिबल होने का किताब रख चुके हैं। उनको हराने के लिए बहुत ही कम बंदे हैं जो कि टक्कर भी दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ सेकेंड रियलम ऑफ गॉड किंग के स्टेज ही उन्हें हराने की काबिलियत रखते हैं। और यहाँ पे लू फेंग ने ऑलरेडी सब चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रखी होती हैं। अब यहाँ पे लू फेंग उसको देखकर हैरान भी होता है कि आखिरकार यहाँ पे ये क्यों आए हुए हैं। और यहाँ पे गॉड किंग जिन को दिखाया जाता है, जो कि लू फेंग को देखकर वहाँ बैठते हैं और दोनों इश्क का जाम लड़ाने लगते हैं, मतलब वाइन पीने लगते हैं। और यहाँ पे वो उससे सारी चीज़ें बताते हैं। गॉड किंग जिन लू फेंग को सारी चीज़ें बताते हुए कहते हैं कि देखो रिसेंटली जो बॉर्डर पे इंसिडेंट्स हो रहा है, तुमने कंटिन्यूसली 15 टाइम ट्रेजर्स ऑफ हेवंस एंड अर्थ के द्वारा छीन लिया गया है, तुम्हारे द्वारा ही। और लू फेंग की तरफ देखने लगते हैं। यहाँ पे लू फेंग ने एक दफ़ा भी नहीं छोड़ा होता है, जिसके बाद वो कहता है कि तुमने तो एक दफ़ा भी नहीं छोड़ा है, क्या तुम सिंपली उसे मोनोपोलाइज करना चाहते हो, साइड ट्रेजर्स को तुम खुद के पास ही रखना चाहते हो। लू फेंग से पूछने लगता है, और वो कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए ट्रेजर्स सबको लेने का हक है, लेकिन तुम्हारी पावर इतनी ज़्यादा कि कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता है। वो ये भी बताते कि तुमने जो किया है उसकी वजह से कितने सारे एम्प्रेस तुम्हारी वजह से गुस्सा हैं, और वो यहाँ पे बहुत ही गुस्सा है, तुम्हारे ऊपर कुछ कर भी सकते हैं। और वो लू फेंग की तरफ देख कर कहते हैं कि देखो यहाँ पे कभी अपने आप को भी देखना चाहिए, भले ही तुम इन्फिल्ट्रेट करना चाहते हो, लेकिन तुम इसे अनकंट्रोलेबल मैनर में तो नहीं कर सकते हो। अब लू फेंग की तरफ देखने लगता है। देखो यहाँ पे वो लू फेंग को मारने के लिए नहीं आए होते, क्योंकि उनकी औकात भी नहीं होती कि एम्पर चू के कैपिटल में आके लू फेंग को मार सके, क्योंकि लू फेंग को मारना अभी इतनी आसान बात भी तो नहीं है।
जिसके बाद वो यहाँ पे कहता है कि देखो यहाँ पे मैं तुम्हें ऑफर देने के लिए आया हूँ। देखो यहाँ पे चू पैलेस के बारे में बताया जाता है कि बिना किसी परमिशन के आना भी बहुत ही गलत बात है, यहाँ पे आपको सजाए मौत भी मिल सकती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि उसकी तरफ देखने लगता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस बंदे को जो कि कहता है कि देखो यहाँ पे तुम किसी एग्री को मतलब किसी चीज़ को कहो, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पे मत जाओ, तुम्हें उसके पास नहीं जाना है, तुम उसके मतलब देखो यहाँ पे बहुत सारी बकवास होती हैं तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। मेन पॉइंट पे आता हूँ कि यहाँ पे आखिरकार किस लिए आए हुए होते हैं। अब यहाँ पे वो लू फेंग से कहते हैं कि देखो तुम्हें जो चाहिए मैं उसे देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना है। तो लू फेंग कहता है कि क्या सच में ऐसी बात है, तो मैं यहाँ पे उसी युआन गॉड किंग के ट्रेजर के पास इंटर करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर उनके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। अब देखो युआन गॉड किंग के जो ट्रेजर्स होते हैं उनमें सिर्फ रॉयल फैमिली ही जा सकते हैं, उसमें जाने के लिए कम से कम आपको मिलियंस ऑफ 50 मिलियंस मेड पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है सिर्फ नॉर्मल से जगह पे जाने के लिए। जैसे ये बात वो सुनते हैं उसके एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लू फेंग ने सीधे युआन के ट्रेस में एंटर करने की बात कह दी होती है जो कि थोड़ी सी मुश्किल होती है। और गॉड किंग कहता है कि देखो यहाँ पे कंडीशन तो ठीक है, लेकिन ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, मुझे अपने उन सारे एम्पर से बात करनी होगी तभी मैं यहाँ पे कुछ बता सकता हूँ। तो लू फेंग कहता है ठीक है, अगर तुम एग्री नहीं करोगे तो मैं यहाँ पे उस ट्रेजर्स ऑफ हेवन अर्थ के लिए फाइट करना कंटिन्यू कर दूंगा, हो सकता है किसी सेंचुरी या फिर मिलेनियम के लिए। तो ये सुनकर वो भी क्या ही कर सकता था। जिसके बाद वो कहता है कि देखो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, 2 एंशिएंट किंगडम्स में इन सारे रिसोर्सेज को छोड़ा हुआ है और ये रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये सभी हमारे एंसेस्टर के हैं और यहाँ तक कि एलियन रेसेस के बंदे इन सबको यूज़ नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद वो कहता है कि मैं पूछ कर तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग ने बड़ी अच्छी बात कही होती है, लेकिन ये भी सही था कि लू फेंग अगर उन सारे फाइटिंग करता तो उसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता, लेकिन एक्सपीरियंस घंटा मिलता। जब तक कि लू फेंग अभी गॉड किंग से फाइट ना करेगा तो उसे एक्सपीरियंस मिलेगा ही कैसे, क्योंकि यहाँ पे सब तो चीटी के बराबर हो गए होते हैं। लू फेंग यहाँ पे लू फेंग इंतजार करने लगता है और यहाँ पे लू फेंग का जाने का यही मसला था क्योंकि वो युआन में जाकर ट्रेल्स को लेना चाहता था और उसे अपने टीचर से पहले ही पता चल गया था कि वहाँ पे कितने अच्छे अच्छे ट्रेजर्स होते हैं। जिसके बाद लू फेंग ऐसे ही इंतज़ार करने लगता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो ऐसे ही एक्यूमुलेट करना मतलब शुरू कर देता है। लू फेंग अभी भी नहीं छोड़ता, वो आगे चलकर बहुत कुछ चीज़ों को लूटता है और एटलीस्ट 500 मिलियन मेड पॉइंट्स को ले लेता है। मतलब यहाँ पे लू फेंग ने बहुत लूटा होता है, लेकिन अभी तक उन सब ने कुछ भी नहीं किया होता है। देखो ऐसे ही चल रहा होता है, हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग अपने इन सारी चीज़ों के द्वारा करते जा रहा होता है और ये सभी अभी समय बीत रहा होता है। हमें दिखाया जाता है जिनको जो कि लू फेंग के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि देखो तुमने जो बोला था ना वो इसके लिए हम लोग राजी हो चुके हैं, मतलब हम तुम्हें युआन ट्रेजर्स के अंदर जाने के लिए परमिशन दे देंगे, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम यहाँ पे कभी भी अर्थ एंड हेवन ट्रेजर्स के बीच में नहीं आओगे, तुम्हें बॉर्डर में कभी भी नहीं जाके उसको लूटना है, ये प्रॉमिस करना होगा। और यहाँ पे तुम इस प्रॉमिस को कभी भी नहीं तोड़ सकता, अगर तुम इस प्रॉमिस को तोड़े तो यहाँ पे तुम गॉड किंग रियलम के फर्स्ट लेवल पे क्यों ना चले जाओ, तुम्हें यहाँ पे इसका भुगतान भुगतना होगा। जिसके बाद लू फेंग भी रिप्लाई करता है और कहता है कि मैं समझता हूँ। यहाँ पे लू फेंग ये भी जानता था कि गॉड किंग रियलम में आकर वो इनविंसिबल तो हो सकता है फर्स्ट लेवल में, लेकिन यहाँ पे और भी पावरफुल बंदे मौजूद हैं। यहाँ पे वो भी कहते हैं अगर तुमने ऐसे करने की कोशिश की तो हम तुम्हारे हर एक अवतार को मिटा देंगे। मतलब मानो वो लू फेंग को धमकी दे रहे होंगे कि तुमने अगर रूल को ब्रेक करने की कोशिश की तो देखो तुम्हारे साथ क्या ही किया जा सकता है। लेकिन आप लोग बताओ क्या लू फेंग ने यहाँ पे युआन ट्रेजर्स को लेकर अच्छा किया या फिर नहीं। लू फेंग तो यहाँ पे मिलेनियम तक वहाँ के बॉर्डर्स पे जाकर ट्रेजर्स को लेकर अच्छे से मेड पॉइंट को कलेक्ट कर सकता है, तो वहाँ पे अच्छे से सारी चीज़ों को कर सकता था। क्या यहाँ पे आपको लगता है कि लू फेंग ने युआन ट्रेजर्स में एंटर करने का फैसला सही था या फिर नहीं? आप लोग कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।